हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 2 लास्ट पार्ट में हमने अम्ल और उसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण के आधार पर वो क्या क्या रिएक्शंस करते हैं। आज हम बात करेंगे क्षारक, बेसिस की। क्षारक क्षारक की जब हमने बात की, ये हमें पता है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्यों कड़वे होते हैं? क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्षारक के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे हम जो सब्जियों में बिटर ग्राउंड लेते हैं, कुकुम्बर, खीरा ककड़ी जो होती है, वो स्वाद में थोड़ा सा कसावट, कसैलापन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्षारक का गुण है, क्योंकि उनमें OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। तो आज हम बात करें क्षारक की, बेसिस की, तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा ये कि छूने पे साबुन जैसे लगते हैं। तीसरा ये कि ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षारक उसका अपोजिट, लाल लिटमस को नीला करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, क्षारक की रासायनिक गुण। अब हम इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला है धातुओं से क्रिया। मेटल्स से रिएक्शन करके क्षार क्या करते हैं? मेटल से जब क्षारक क्रिया करते हैं, धातु, सक्रिय धातु, एक्टिव मेटल्स जो होती हैं, वो प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हमने जब अम्ल की क्रिया करवाई थी तो वो सब तनु सांद्र अम्ल थे, लेकिन क्षारक जो होते हैं वो प्रबल हैं। जब सक्रिय एक्टिव मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग बेसिस से क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जैसे जिंक और NaOH क्रिया करके Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट है ये। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, ये कॉमन है किसमें? जब हमने अम्लों की क्रिया करवाई थी धातुओं से, तब भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था और लवण का निर्माण हुआ था। ये सेम वही क्रिया है। मतलब अम्ल भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और क्षारक भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि अम्लों को कभी भी धातु के बॉक्स में प्रिजर्व नहीं किया जाता। उसी तरीके से क्षारक भी कभी धातुओं के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। उनको जब प्रिजर्व किया जाता है तो धातु के डब्बों में, टिन में प्रिजर्व नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है अधातु ऑक्साइड से क्रिया। अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्षारक लवण और जल का निर्माण करते हैं। फिर से सुने, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्षारक लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये कैसी रिएक्शन है? कुछ याद करें इसको, तो याद करने पे हमें याद आएगा कि जब क्षारक अम्ल से क्रिया करते हैं तब भी लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगर क्षारक अम्लों से क्रिया कर रहे हैं तब ये प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, यानी अम्ल में और धातु ऑक्साइड में कुछ गुण मिल रहे हैं। इसलिए इन धातु ऑक्साइडों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। लवण कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण और H2O जल का निर्माण हो रहा है। ये क्रिया, ये धातु ऑक्साइड उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई अम्ल हो, इसलिए इन्हें अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। जलीय विलयन, अच्छा, जब हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो क्षारक होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। जब किसी अम्ल को जल में डाला जाता है तो उसने H+ आयन मुक्त किए अम्ल ने। वो जो H+ आयन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, क्योंकि ये आयन है, हम आगे और पढ़ेंगे, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। ये किसी न किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि कोई अणु परमाणु जिससे मैं जाके जुड़ जाऊं, क्योंकि ये H+ बेचारा अकेला रह नहीं पाता। तो जब ये H+ जल के अणु से जुड़ता है, H2O से जुड़ता है, तो H3O हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है।
देखते हैं। अम्ल जो है H+ आयन देते हैं, ये जल के साथ, जल के अणु से मिलकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ये जल की उपस्थिति में है। जल की उपस्थिति में अम्लों ने H+ आयन त्यागा और वो H+ आयन जल के अणु से मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। अर्थात ये अम्ल जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। अम्ल द्वारा H+, अच्छा, जब हम जलीय विलयन में बोलें तो हम कह सकते हैं कि अम्लों ने H+ या हाइड्रोनियम आयन दे सकते हैं, दोनों ही दे सकते हैं कि अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन भी देते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं। इसी तरीके से क्षारक की बात करें तो क्षारक जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं जल की उपस्थिति में, लेकिन जल में सारे के सारे क्षारक घुलनशील नहीं होते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं, एल्कली। ठीक है, वापस से सुने, वे क्षारक जो जल में घुलनशील है वे क्षार कहलाते हैं, एल्कली। तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, अर्थात जो सभी क्षार जो हैं वो क्षारक कहलाते हैं, लेकिन सभी के सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते। ठीक है, एक बार फिर से, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तो जो सारे के सारे जो क्षार हैं वो क्षारक हैं, लेकिन सभी के सभी क्षारक, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसिस। तो ये बात पॉइंट की है, इसे आप बच्चों अच्छे से याद रखें। इसके बाद हम क्रिया करेंगे उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम किसको? अम्ल और क्षार की क्रिया करवा रहे हैं, और ना तो उसमें अम्लीय गुण रहेगा ना क्षारीय गुण रहेगा, वो उदासीन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्रिया उदासीनीकरण। जैसे अम्ल और क्षार की क्रिया करवाई, लवण और जल का निर्माण हुआ। जैसे क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है। इसकी क्रिया करवाने से क्षार में से OH और अम्ल में से H क्रिया करके जल का निर्माण कर लेते हैं, H2O। बाकी शेष बचा NaCl प्लस H2O। तो इस तरीके से इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि अब जो NaCl का निर्माण हुआ है, इस लवण का जो निर्माण हुआ है, ये ना तो अम्ल है ना क्षार है, ये उदासीन है। उसके बाद हम बात करेंगे तनुकरण, डाइल्यूशन। तनुकरण, तनुकरण का नाम से ही हमें डाइल्यूशन से ही पता चल रहा है कि किसी को हमें डाइल्यूट करना है, कोई बहुत ज्यादा, जैसे हम कुछ मिठाई खाते हैं, मावे की कचौरी खाई या हमने गुलाब जामुन खाए, तो उसके साथ में एक शक्कर की चाशनी आती है, तो वो कितनी कॉन्सेंट्रेट होती है, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी होती है। कभी हमने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ले में जो शक्कर की चाशनी होती है वो इतनी गाढ़ी नहीं होती जितनी कि मावे की कचौरी की चाशनी। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें शक्कर के अणु ज्यादा हैं, जिसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जिसमें चीनी का अमाउंट कम है वो तनु है। तो अब हमें क्या करना है कि जो लैब में जो काम आते हैं हमारे जो अम्ल और क्षार, वो ज्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, सांद्र होते हैं, उन्हें तनु करने के लिए उसमें जल विलय किया जाता है। जल विलय करना हमें लगता है बहुत ही इजी चीज है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई कि एसिड लिया, उसमें जल डाला, ये हो गया तनु विलयन। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि किसी सांद्र एसिड में जल डाला जाए तो उसमें जो हीट जो निकलती है, वो हीट इतनी हो सकती है कि आपके जो बीकर है जिसमें आपने एसिड लिया है वो गर्म होकर फूट सकता है, या फिर वो स्प्लैश होकर उसकी गर्माहट आपके फेस पे आ सकती है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो किया कैसे जाता है कि एक बड़े से कंटेनर में जल लिया और उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप कॉन्सेंट्रेट सांद्र एसिड या बेस डाला जाता है और जल को लगातार हिलाया जाता है। जल उससे निकले जो हीट निकलती है, वो जल जो है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। जबकि जो उल्टा अगर किया जाए कि एसिड में हमने अगर पानी डाला तो वो हीट इतना ज्यादा निकलेगा कि वो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। तो हमेशा किसी भी एसिड को तनु करने के लिए पानी में एसिड को मिलाया जाता है, ना कि एसिड में पानी को।
तो आप लैब में जाएं तब ये प्लीज अच्छे से ध्यान रखें ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचा जा सके। पढ़ते हैं इसको। तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन H3O हाइड्रोनियम आयन और या फिर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी मिक्स कर रहे हैं, तो उसके सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। ये क्या है? तनुकरण है। जल में अम्ल क्षारक के मिलने की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी यानी उसमें से हीट निकलती है। ऊष्माशोषी मीन्स हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर ऊष्माक्षेपी होगी तो वो जो बीकर है गर्म हो जाता है, ठीक है, और अगर ऊष्माशोषी होगी तो वो बीकर ठंडा हो जाएगा। ऊष्माशोषी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस जो होती हैं वो हीट निकालती हैं। ये है एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी जो होती है वो एंडोथर्मिक। अच्छा, अब हम बात करते हैं अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता, कि ये अम्ल कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो इसकी जब हम प्रबलता की बात करते हैं तो अम्ल और क्षार में है क्या? H और OH आयन ही है, इन्हीं का खेल है ये। H और OH आयनों की संख्या पर ही अम्ल और क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। अगर किसी अम्ल में H+ आयन ज्यादा होंगे तो वो उतना अधिक प्रबल होगा, और अगर H+ आयन की कमी होगी तो वो उतना वीक होगा। उसी तरीके से क्षारक में OH आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, OH आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, वो क्षारक उतना अधिक प्रबल क्षारक होगा, और जिसमें OH आयन की संख्या कम होगी वो क्षारक वीक क्षारक होगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए एक pH स्केल एक है, इसमें भी हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे। pH स्केल क्या होती है? pH स्केल एक स्केल हमने बनाई है जो 0 से लेके 0 to 14 नंबर तक है। बीच में 7 नंबर जो पॉइंट है वो उदासीन है। तो 0 to 14 तक की pH स्केल है जिसमें 7 नंबर पे उदासीन है। 0 to 7 जो है ये बता रहा है H+ की, जो H+ आयन है उसकी सांद्रता सबसे अधिक कहाँ है? 0 पर है। 0 पर H+ आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है, और जैसे जैसे ये स्केल उस तरफ जा रही है 14 नंबर तक H+ आयन की जो सांद्रता है मिनिमम हो रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, जो लाइनिंग वाला पोर्शन है वो H+ आयन की सांद्रता बता रहा है, और जो ब्लैंक पोर्शन है तो मतलब जहाँ OH आयन की सांद्रता है वो 14 नंबर पे सबसे अधिक है और 0 नंबर पे बिल्कुल ही कम है। देख पा रहे हैं आप? तो इस तरफ 7 नंबर पे उदासीन है। उदासीन का मतलब ये है कि वो वह जगह है जहां पर H+ और OH- आयनों की सांद्रता बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो वो जगह उदासीन है। जहां पर OH आयनों की सांद्रता अधिक है वो 7 के बाद वाली जगह जो है वो क्षारीय गुण रखती है। जो भी पदार्थ क्षारीय गुण रखते हैं उनका pH 7 के बाद आता है, और जो पदार्थ अम्लीय गुण रखते हैं उनका pH 0 to 7 आता है। 7 नंबर पे उदासीन है। डिस्टिल वाटर जो हम कहते हैं, डिस्टिल वाटर जो आता है वो बिल्कुल उदासीन है, 7 नंबर पे है उसका pH आता है। तो हम बात करें कि 0 to 7 में अम्लीय गुणों में वृद्धि, 0 to 7 से अगर 0 की तरफ आएंगे, ये एरो इस तरफ दिखा रहा है, 7 to 0 की तरफ आ रहे हैं तो अम्लीय गुणों में वृद्धि हो रही है। H+ की सांद्रता में वृद्धि हो रही है 7 to 0 पे आने पर, और OH की सांद्रता में कमी हो रही है 7 to 0 आने पर। 7 बीच में मिडिल पॉइंट है, 7 to 0 आने पर अम्लीय गुणों में वृद्धि हो रही है, H+ की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और OH- सांद्रता में कमी हो रही है। उसी का अपोजिट है उस तरफ 7 to 14 जाने पर, अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय गुणों में वृद्धि हो रही है। क्षारीय गुणों में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि OH की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और H+ की सांद्रता में कमी आ रही है। तो इस pH स्केल को हम एक नेक्स्ट टॉपिक इसका एक पूरा अच्छे से करेंगे। 4th पार्ट में इस pH स्केल को पूरे से करेंगे और सबका बताएंगे कि कौन कौन से पदार्थों का pH क्या क्या होता है। तो बच्चों, आज हमने क्षारक के रासायनिक गुण, उसका जलीय विलयन, क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है, इसका उदासीनीकरण, तनुकरण, इसकी प्रबलता,
आज ये पढ़ा है हमने। नेक्स्ट टॉपिक में हम पीएच स्केल करेंगे। ओके, थैंक यू।